जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं वजह दोबारा से अपनी दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जैसे आप में से बहुत से दोस्त, अब आपको पता है कि मैंने हाल ही में अपनी वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है और फर्स्ट वीडियो ऐसी रैंडम पथ के हवाले से थी। तो जैसा कि मुझे बहुत सी मैसेजेस और रिक्वेस्ट आती थी कि आप 476 के बारे में बताएं या पीआर के हवाले से गाइड करें। मैं काफ़ी लोगों को गाइड करता भी जा रहा था, लेकिन वन बाय वन सबको करना एड्रेस मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इसके ऊपर बनाई जाए। और मेरी जॉब से भी मुझे काफ़ी फालतू टाइम मिल जाता है और मेरा मतलब हर ऑल्टरनेट वीक मुझे ऑफ मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इस तरह का रैंडम सिलसिला शुरू किया जाए जिसमें आपके मैं क्यूरीज को एड्रेस कर सकूं, ताकि जो कम्युनिटी है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। और बजाय इसके कि मैं वन बाय वन सबको करूं, मेरे ख्याल से वीडियो में सबको बना करके और सबकी जो क्यूरीज हैं वो मैं एड्रेस कर सकता हूं। तो आज मेरा जो फोकस है वो 476 वीज़ा के हवाले से है, क्योंकि मैं ख़ुद भी इधर 476 वीज़ा के ऊपर ही आया था। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 476 वीज़ा क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा के लिए और कौन कौन एलिजिबल है इस वीज़ा के लिए। और अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो कैसी आपकी लाइफ होगी, क्या आप जॉब कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप पीआर या परमानेंट रेजिडेंसी को टारगेट कर रहे हैं तो क्या वो अचीवेबल है इस वीज़ा पर कि नहीं। तो सबसे पहले तो 476 वीज़ा जो है वो आपका टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा है, जो कि 18 मंथ्स का उसकी ड्यूरेशन है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 18 महीने का वीज़ा मिल जाता है, मतलब 1.5 साल के लिए आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। और इसमें आपको फुल वर्किंग राइट्स हैं, फुल स्टडी राइट्स हैं। आप चाहें तो अपनी स्टडीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं जॉब कर सकते हैं, अपनी फील्ड से रिलेटेड है जो भी, आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होंगे। और जो मेन इस वीज़ा का मकसद, ये ज़्यादातर लोग जो इसको यूटिलाइज़ करते हैं या आपका जो वीज़ा मिले 476, तो आपका पहले से ही एम सेट हो। अगर आपने परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है तो आप अपनी सर्च करके लेके आएँ कि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कौन कौन से आपके ऑप्शंस हैं, कौन कौन से वीज़ाज़ अवेलेबल हैं, और आप उन वीज़ा के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी तैयारी कैसे पूरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ कि 476 वीज़ा के लिए एलिजिबल कौन कौन लोग हैं। तो 476 जो है वो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए वीज़ा है, जो कि टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा है, जो कि 4851 एक वीज़ा है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आके एमएससी करती हैं या इधर आके आप तालीम हासिल करते हैं तो आपको 2 साल, कमोबेश 2 साल या 3 साल, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, वीज़ा मिलता है आपको। तो ये उसका ऑल्टरनेट है अगर आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर कहीं पे आपने तालीम हासिल की है। जैसे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, अगर हमने पाकिस्तान से इंजीनियरिंग की है और अगर आपका जो इंस्टीट्यूट है वो रिकग्नाइज्ड है पीईसी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ, और अगर आपको पास आउट हुए हुए 2 साल से कम अर्सा हुआ है तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। पाकिस्तान मेरे ख्याल से वाशिंगटन अकॉर्ड का जो सिग्नेचरी मेंबर बना था वो 2017 के एंड के अराउंड में बना था। उस टाइम मैं ग्रेजुएट हुआ था ताज़ा ताज़ा, और तब ये वीज़ा जो था, पाकिस्तानी जो थे इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो गए थे, क्योंकि फोर्स वाशिंगटन अकॉर्ड का मेंबर होना ज़रूरी है। तो अब अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है पीईसी से एक्रेडिटेड है और अगर आपको पास आउट किए हुए 2 साल से कम अरसा हुआ है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा सब क्लास 476। और एक और बात मैं ऐड कर दूं कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बैचलर्स हो। अगर आपने मास्टर्स भी किया हुआ है और अगर आपको मास्टर्स किए हुए का तो मतलब पास आउट हुए हुए 2 साल से कम अर्सा गुजरा है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा। तो ये तो होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बस ये दो चीज़ें होनी चाहिए, और अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ आइएल्टीएस चाहिए या आप पीटीई भी कर सकते हैं, और आपको 6 बैंड चाहिए उसमें। और जब 2019 के अराउंड, तो इसका प्रोसेसिंग टाइम मेरे ख्याल से कपल ऑफ मंथ्स था, 6-7 मंथ्स में था। उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया, मेरा 15 मंथ्स में आया था। और फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स हो गए थे और प्रोसेसिंग मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स हो रहे थे, क्योंकि इस वीज़ा में आपका कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने एप्लीकेशन फ़ी देनी है, जो कि मेरे ख्याल से अराउंड $350 के अराउंड है। उस टाइम पाकिस्तानी मेरे ख्याल से मेरे 37,000 या 39,000 बने थे, जो कि अब ज़ाहिर है ज़्यादा बनेंगे क्योंकि करेंसी बहुत डीवैल्यू हो गई है पिछले कुछ 1 साल के अंदर। और साथ में जब आप अपनी एप्लीकेशन आप खुद ही कर सकते हैं, ईमी अकाउंट है, आप ईमी अकाउंट या होम अफेयर्स की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर 476 लिखें, वहाँ पर आपका एक ईमी अकाउंट बन जाएगा।
उस ईमेल अकाउंट में ही आप स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करते हैं और उसमें से वीज़ा सब क्लास चूज़ करेंगे 476 मैंने अप्लाई करना है। और बस प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है। आपने अपनी डिटेल्स देनी है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी उनकी डिटेल्स हैं, अपनी फैमिली की डिटेल्स देनी है। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जिसमें आपका पासपोर्ट आ जाएगा, आपका आइल्स आ जाएगा और क्या नाम है, आपकी डिग्री आ जाएगी, ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। आप अपना पीईसी का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जब कर लेंगे, एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, फिर आपका मेडिकल का आ जाएगा। मेडिकल आपको लाहौर में 2-3 सेंटर्स हैं। अब तो एक अजीज़ मेडिकल भी है, उसके अलावा मेरे ख्याल से विल केयर है जो कि उधर शौकत खानम वाली साइड पर है, जॉर्ज टाउन में है, सॉरी। आप वहाँ से अपना मेडिकल करवा सकते हैं। मेडिकल करवा के आप बस आपका सबमिट है, डेट्स इट। वो खुद ही आपका रिजल्ट्स फॉरवर्ड कर देंगे और आपको बस वेट करना है। मेरे ख्याल से आप, क्योंकि इन्होंने कोविड का बैकलॉग काफ़ी हद तक क्लियर कर लिया है, मेरे ख्याल से आप 6 to 8 मंथ्स में वीज़ा आ रहा है। वैसे आप प्रोसेसिंग टाइम उधर भी चेक कर सकती हैं। वो प्रोसेसिंग टाइम एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि बहुत सी एप्लीकेशन जब एकदम से प्रोसेस होंगे तो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम कम होता है, तो वो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम दिखा रहा होता है होम अफेयर्स की वेबसाइट पर, वो मतलब एक्यूरेट नहीं होता। लेकिन मेरे अभी हाल ही में मैंने नोटिस किया है, कुछ जानने वालों का भी आया है, तो 6 to 8 मंथ्स में मेरे ख्याल से वीज़ा अक्सर लोगों का आया है 476। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप कैसे इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। बहुत सी डिटेल्स आपको मेरा नहीं ख्याल कि किसी कंसल्टेंट या एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है। मैं देखता हूँ ऑनलाइन बहुत से एजेंट्स होते हैं कि आप हमारे थ्रू करें और हम जल्दी प्रोसेस करवा देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई चीज़ है। आप खुद ही होम अफेयर से सारी एप्लीकेशन डिटेल्स ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जब आप वीज़ा अप्लाई करें उस वक्त मेरी ये सजेशन है, और मैं अपने जानने वालों का जो भी मेरे से कोई मशवरा लेता है उसको ये लाजमी कहता हूँ कि आप अपनी पीआर की तैयारी वहीं से स्टार्ट कर दें। जब मैं आया था मैंने अपनी स्किल असेसमेंट आफ्टर 1 ईयर स्टार्ट की थी और मतलब सारा कुछ, कोविड भी आ गया उसके बाद, बहुत मेरा ना मिस मैनेज हुआ उस टाइम, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इवेंचुअली मैंने अपने जो भी मेरा टारगेट था अचीव कर लिया। तो जब भी आप इस वीज़ा को अप्लाई करें, आपके पास प्रोसेसिंग टाइम में कपल ऑफ मंथ्स हैं। आप उसमें अपनी पीटी का स्कोर या आइल्स का स्कोर बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके पास 6 है, अगर आप 7 ईच ले लें तो आपको इमिग्रेशन में 10 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर आप 8 ईच ले लें तो 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि आप 8 ईच की तरफ जाएँ, क्योंकि आप दोबारा से कंपटीशन बढ़ रहा है और 189 190 अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके पॉइंट्स ज़्यादा होने चाहिए और 90 के राउंड होने चाहिए, तब आपको मिलेगा। अब पीआर की आगे 2-3 वीज़ाज़ हैं। मेन 189 है, 190 है, 491 है। अब ये 3 वीज़ाज़ क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा। और जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी मैं उसके हवाले से ज़रूर बनाऊँगा कि इसमें क्या, कैसे हम तैयारी कर सकते हैं और कैसे क्या चीज़ें हैं हमें तैयारी करनी चाहिए। तो मेन चीज़ यही है कि आपका जब वीज़ा आया आपने देखना है कि आप किस स्टेट में जाएँ, कौन सी स्टेट सूटेबल है, क्योंकि 190 परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा है जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा है। मतलब इसमें आप हर स्टेट की अलग पॉलिसी होगी, उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम 190 की ये है कि आपके पास 6 मंथ्स का जॉब ऑफर होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो अगर आपके पास 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल, आप अपना ईओआई सबमिट कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम अगली में करेंगे कि ईओआई क्या है और किस तरीके से आप उसको सबमिट कर सकते हैं। वो भी बहुत ईजी है, लेकिन मेन चीज़ जो आप फोकस कर सकते हैं जब आप 476 डालें, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ अपनी बात को कि आप अपनी पीटीई का स्कोर बेहतर कर सकते हैं। अगर आप मिसाल के ऊपर 8 ईच ले लेते हैं, 7 ईच ले लेते हैं, अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से। स्किल असेसमेंट के लिए सिर्फ आपको 6 बैंड चाहिए। अगर आपका स्कोर खुदा न खास्ता नहीं भी आता 7 ईच या चलो 6 आ जाता है, तो आप अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं। स्किल असेसमेंट में 8 to 12 वीक्स का टाइम लगता है। अगर आप फास्ट ट्रैक में करवाएं तो उसके आपको एक्स्ट्रा $400 लगते हैं तकरीबन, और वो आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 4 to 6 वीक्स में आपको रिजल्ट आ जाता है आपका स्किल असेसमेंट का। तो आप उस दौरान अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं ताकि जब आप यहाँ पर आएँ एटलीस्ट आपकी स्किल असेसमेंट हुई भी हो। क्योंकि जब आप कोई भी पीआर का वीज़ा डालेंगे 189 190 या 491, क्योंकि ये स्किल माइग्रेशन है, तो आपने इमिग्रेशन को दिखाना है कि आप स्किल्ड वर्कर हैं। और स्किल्ड वर्कर के लिए आपने यहाँ का जो इदारा है, रेलिवेंट अथॉरिटी है फॉर इंजीनियर्स व इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से आपने अपनी स्किल असेसमेंट करवानी है कि मतलब इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया आपको एक लेटर देगा कि असेसमेंट लेटर कि हाँ भाई ये बंदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर वट एवर, हाँ ये क्वालिफाइड स्किल्ड पर्सन है।
तो वो आपकी पहले से अगर हुआ हुआ होगा तो आपका बहुत सा काम हो गया होगा। मतलब स्किल असेसमेंट सबसे बुनियादी चीज़ है जब अपनी ईओआई या पीआर के लिए अप्लाई करते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं वो आते हैं और फिर उसके बाद अपनी फिर स्किल असेसमेंट शुरू करते हैं, उनमें 2-3 महीने उसमें गुजर जाते हैं, फिर आइल्स करते हैं, पीटीई करते हैं, उसमें टाइम करते करते आपका 1 साल गुजर जाता है और फिर आपका 6 महीने का वीज़ा रह जाता है। तो मतलब मेरा मशवरा यही है कि आप जब वीज़ा अप्लाई करें अपनी स्किल असेसमेंट की भी तैयारी कर लें और साथ में अपनी पीटीई की भी तैयारी करते रहें। 7 ईच भी ले लेंगे तो आपके पीआर के लिए 10 पॉइंट हो जाएंगे, अगर आप 8 ईच लेते हैं तो आपके 20 पॉइंट्स हो जाएंगे। और जब आपका वीज़ा आ जाए या वीज़ा आने से पहले भी आप अपनी सर्च कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट सूटेबल है इस टाइम, कौन सी स्टेट में ज़्यादा वीज़ाज़ मिल रहे हैं। ज़्यादातर लोग सिडनी मेलबर्न जाते हैं, मैं खुद भी मेलबर्न ही गया था। और मतलब मेलबर्न में उस टाइम पीआर बहुत मुश्किल थी, जब मैं 2020 में लैंड हुआ था उस टाइम मेलबर्न में तो मिल ही नहीं रहे थे, 491 भी नहीं मिल रहा था, 190 भी नहीं। मुझे अपनी फील्ड की जॉब भी मिल गई थी लेकिन फिर भी मुझे इन्वाइट नहीं आया था। वो फिर मुझे 2022 में आ गया, लेकिन फिर मुझे इधर ज़्यादा अच्छी जॉब ऑफर मिली, मैं इधर आ गया पर्थ में। तो आप ये चीज़ ज़रूर सर्च करें कि कौन सी स्टेट के सीट्स ज़्यादा हैं, किधर ज़्यादा चांसेस हैं। वो सब चीज़ें आप की वेबसाइट पर, इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है होम अफेयर्स की, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इस सब चीज़ों के लिए आपको किसी भी कंसल्टेंट या किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना सारा काम खुद ही किया, अपना वीज़ा 476 को डाला, अपनी पीआर को डाली, फिर मैंने अपनी वाइफ को भी इसी तरह ऐड किया। तो आप सारा काम खुद ही कर सकती हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा सर्च करें वेबसाइट्स पर, हर चीज़ अवेलेबल है। और बस आप अपनी जो आपका टारगेट है उसको सेट रखें कि आपने पीआर अगर लेनी है इसके बाद 476 के बाद इधर सेटल डाउन होना है, तो आपके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। वो यही है कि पीटी, स्किल असेसमेंट पे बुनियादी यही 2 चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप अपना स्कोर मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहेंगे तो वो नाटी हो जाएगा। और जब आप यहाँ पर आएँ तो आपने जॉब्स वगैरह कैसे सर्च करनी है, वो उसके लिए सीक है, इंडीड की वेबसाइट है और लिंक्डइन है, जहाँ पर आप मुख्तलिफ लोगों को खोज कर सकते हैं। और जो एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पर मुख्तलिफ रिक्रूटिंग एजेंसीज़ होती हैं। पाकिस्तान में तो इस तरह का नहीं है कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी रिक्रूटिंग इंजीनियरिंग की एजेंसीज़ हैं, वहाँ उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने रिज्यूमे, सीवीज़ उनको आप दे सकते हैं, उनके पास कोई भी आए की वैकेंसी तो आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे। इसके अलावा लिंक्डइन पर भी उनके बहुत सी रिक्रूटिंग एजेंसीज़ होती हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर लैंड करें, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपनी फील्ड की जॉब ले लें, क्योंकि बहुत सी स्टेट में ये क्राइटेरिया है कि आपने 190 अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड जो परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा है उसके लिए बहुत सी स्टेट में क्राइटेरिया कि आपके पास 6 मंथ्स का जॉब ऑफर लेटर हो, कॉन्ट्रैक्ट हो या 1 साल का हो, जो भी कंडीशन हो। जो क्योंकि कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, हर फाइनेंशियल ईयर में चेंज करती है स्टेट। तो आप उसको एक लीस्ट नज़र रखें कि मेरा वीज़ा इतने में आ जाएगा और अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें मुझे न्यू साउथ वेल्स में ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लग रहे हैं, या विक्टोरिया में लग रहे हैं, या क्वींसलैंड में लग रहे हैं। तो यूजुअली न्यू साउथ वेल्स की सीट सबसे ज़्यादा होती हैं, लेकिन वहाँ पे लोग भी ज़्यादा होते हैं। और जो मेरा अपना एनालिसिस है वो ये है कि पर्थ जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वो इंजीनियर्स के लिए अच्छी जगह है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि माइनिंग का बहुत बूम है इधर, और माइनिंग की वजह से बहुत सी कंस्ट्रक्शंस की भी जॉब्स हैं और इलेक्ट्रिकल की भी हैं, कंसल्टेंसी की हैं। आप मतलब आप बहुत सी जॉब्स यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न, सिडनी में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर्थ में मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में इन रश ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से जॉब मार्केट जो है वो काफ़ी कंपेटिटिव हो गई है। लेकिन स्टिल आई वुड से कि इंजीनियर्स के लिए पर्थ में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप ये लाजमी चीज़ें अपनी सर्च करें जब आप 476 अप्लाई करें। अपना रिज्यूमे, कोई ख़ास टेम्पलेट नहीं है रिज्यूमे का, मुझे एक मैसेज रिज्यूमे के हवाले से भी आया था। वो कोई ख़ास टेम्पलेट नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि आपका रिज्यूमे फॉर्मल हो और उसमें कोई ज़्यादा मतलब ऐसी आपकी डिटेल्स हों कि वो आई कैचिंग हो। बहुत ज़्यादा भी रिज्यूमे ऐसा ना हो कि आपको, समटाइम्स रिज्यूमे ऐसा होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने एक ही में डाली हुई है, तो आपने उसको प्रिसाइज रख के आपने शो करवाना है कि आपने क्या किया, क्योंकि आपका रिज्यूमे ही आपको रिप्रेजेंट करेगा जब आप अपनी जॉब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे कहीं पर। तो ये मुख्तसर सी कुछ आपको हाइलाइट्स थी या आप ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी 476 वीज़ा के हवाले से। और मेरा अपना स्टांस तो यही है कि हर बंदा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रेजुएट हो रहा है वो एलिजिबल है, तो वो ज़रूर अप्लाई करे, क्योंकि वीज़ा फ़ीस
इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर आप मास्टर्स के लिए आते हैं तो आपको 5-6 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ चाहिए। और फ़ीस ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज़ है अगर आप स्टडी के हवाले से बात करें। तो मेरे ख्याल से 476 एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपका सेटल्ड होने का यहाँ पे नहीं भी प्रोग्राम तो भी आप 476 वीज़ा अपना लॉन्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर सैर करने आ सकते हैं, आपका 1.5 साल का वीज़ा है, आप विज़िट के लिए आ सकते हैं, घूम सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। अगर आपने नहीं भी होना आप अपना 1.5 साल लेके एक्सपोजर लेके एक्सपीरियंस लेके पाकिस्तान चले जाएँ। तो मेरा भी अपना यही शुरू में था कि यार कोई बात नहीं, अप्लाई करते हैं वीज़ा, अगर आ जाता है तो चले जाएंगे वहाँ पे एक्सपोजर लेके एक्सपीरियंस लेके फिर आ जाएंगे वापस। तो यहाँ पे आप टारगेट सेट कर सकते हैं। या अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी का नहीं भी मूड है तो मैं तो हमेशा हर बंदे को कहता हूँ कि आप लाजमी अप्लाई करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम आपका खर्चा है, सिर्फ टिकट का पैसे हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है, डेट्स इट। एज़ कम्पेयर टू मास्टर जहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ खर्च करने पड़ते हैं। तो ये मेरी आज की एक मुख्तसर सी वीडियो थी 476 के हवाले से। और थोड़ा सा मैंने पीआर को भी टच किया है, लेकिन इंशाल्लाह पीआर के मैं पॉइंट्स दोबारा बनाऊंगा कि हम देखेंगे 189, 190 या 491 जो वीज़ा है इनमें क्या डिफरेंस है, आप इनको कैसे अप्रोच कर सकते हैं या कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इन वीज़ाज़ के लिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस पे ज़रूर आपसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। और आप भी अपने कमेंट शेयर करें या जो आपकी फीडबैक है या कोई चीज़ अगर मिसिंग रही मेरे से इसमें, क्योंकि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।